हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। मैं आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सभी अच्छा होगा, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। प्लांट फिजियोलॉजी का काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के अंदर। ओके, तो इस चैप्टर को हम लोग वैसे ही समझेंगे जैसे अदर चैप्टर हम लोगों ने कवर किया है, यानी कि पहले हम लोग ब्लैंक पेज के ऊपर इस चैप्टर के बारे में कुछ कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा देखेंगे और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि इस चैप्टर के अंदर हर एक चीज़ क्लियरली नहीं बता रखा है। ओके, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर मिक्सअप कर रखा है, कुछ चीज़ें स्किप कर रखी है जो हम लोगों को आनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पोर्टेंट है। तो उन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, यानी कि हायर प्लांट्स के अंदर उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ओके, चलिए, तो ये जो पहला पैरा दे रखा है इसके अंदर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इस पैरा के अंदर इस चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हालांकि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने सीधा सीधा तरीके से नहीं बता रखा है, तो उन सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन को पहले हम लोग ब्लैंक पेज के अंदर समझेंगे और उसके बाद इस पैरा की हम लोग एनसीईआरटी से रीडिंग लगाने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं ब्लैंक पेज की ओर। ओके, तो गाइस ध्यान से समझना, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अगर हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली है क्या, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक जो पदार्थ होता है लाइक CO2 वगैरह, उनको ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक यानी कि ग्लूकोज के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर इनको कन्वर्ट किया जाता है, जैसे C6H12O6 के अंदर इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर एक्चुअली होता क्या है, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर H2O का भी योगदान रहता है, पानी का भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल के अंदर होता है, वो भी बातें हम लोग देखेंगे। लेकिन जो मेन रीज़न है ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनने का, वो किसके द्वारा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनता है। अब ये CO2 ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ये किस तरह की प्रोसेस होती है, याद रखना किस तरह की प्रोसेस होती है। तो बच्चों याद रखना, CO2 का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ये होता है रिडक्शन प्रोसेस। क्या होता है ये, रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन यानी कि अपचयन प्रक्रिया होती है। वही अगर बात करें H2O का, तो वाटर का क्या होता है, जहां पर आपको पता है O2 बनती है, वाटर से तो ऑक्सीजन निकलता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि ऑक्सीजन कहां से निकलती है, ग्लूकोज कैसे बनते हैं, स्टोरेज कौन सी फॉर्म में होता है। ओके, सारी बातों की चर्चा हम लोग आज के ही इस वीडियो के अंदर करने वाले। सभी वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग हुए थे। H2O का ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन रिलीज होना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो H2O का ऑक्सीजन में जो कन्वर्जेशन हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, वो तो होता है ऑक्सीडेशन। और CO2 का ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, अगर इसके अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया इसका, ठीक है। सेकंड हम लोग इसका पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये एक प्रकार की एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक को हिंदी में बोलते हैं ऊष्माशोषी, क्योंकि आपको पता है यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहां पर होती है। किसके फॉर्म में होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट, सनलाइट के फॉर्म में होती है। ठीक है ना, किसके फॉर्म में होती है, सनलाइट के फॉर्म में होती है। तो ये कैसी प्रोसेस होती है, ये एंडोथर्मिक होता है। दूसरा की पॉइंट आपको याद रखना। देन थर्ड की पॉइंट की बात करें तो ये एक प्रकार की एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। कैसी होती है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। एनाबॉलिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपचय प्रक्रम। क्या बोलते हैं, अपचय प्रक्रम। देखो बच्चों, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगी और आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाए। देखो, एनाबॉलिक का मतलब होता है बनना, फॉर्म होना। तो यहाँ पर
CO2 और H2O के कारण क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। ओके, एक होता है कैटाबोलिक प्रोसेस, वो होता है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, जिसके अंदर ये ग्लूकोज वापस से ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। क्लियर हो गया बात? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो ये जो प्रक्रम होता है ये कैसा होता है, ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। कैसा प्रक्रम है ये? फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है, जो कि अपनी NCERT ये बात क्लियरली लिख भी रखा है। ओके, तो ये सारे की पॉइंट हम लोगों को याद रखना है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, जो कि एक बेसिक चीज़ें होती हैं। यानी फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होता है उनको ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट करता है, लाइक ग्लूकोज के अंदर। CO2 का ग्लूकोज में कन्वर्जेशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। वही अगर बात करें वाटर यानी H2O का ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये जो प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, सनलाइट की प्रेजेंस में इनको एनर्जी प्रोवाइड होती है। ये जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रम होता है वो एनाबॉलिक होता है, जिसको हिंदी में अपचय प्रक्रम बोलते हैं। और ये प्रोसेस कैसे होती है स्टूडेंट याद रखना, फिजियोकेमिकल प्रोसेस ये होती है। तो आई होप ये सारे की पॉइंट आपको याद रहेंगे, ठीक है, याद करने भी है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, ठीक है। अब कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको बस आपको ध्यान से सुनना है। देखो, प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सामान्यतः सभी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, सभी पादप के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पादप होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। कौन से? अमरबेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कसकुटा बोलते हैं। याद करो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग कसकुटा बोलते हैं। कसकुटा कभी भी खुद फूड का फॉर्मेशन नहीं करता है, खुद कभी फूड सिंथेसाइज नहीं करता है। याद रखना, अमरबेल जो होता है वो पैरासाइटिक फॉर्म में होता है, जो कि अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं कि जंतुओं में मोस्टली ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, लेकिन युग्लिना के अंदर ये प्रेजेंट होता है। युग्लिना सुना होगा, युग्लिना के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब देखो युग्लिना के अंदर क्यों होता है, क्योंकि युग्लिना जो होता है वो प्लांट एंड एनिमल इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, ठीक है, दोनों के बीच की लिंक होती है। कौन? युग्लिना। तो इसके अंदर प्लांट के करैक्टर भी देखने को मिलेंगे और एनिमल के करैक्टर भी देखने को मिलेंगे। देखो स्टूडेंट, छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैं हर एक चीज़ आपका क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर से रिगार्डिंग। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से देखना, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट हो या तो आप अपनी NCERT के अंदर साइड में लिखते रहना, या फिर आप अलग से एक पेज के अंदर लिख लेना और उस पेज को अपनी NCERT के चैप्टर के अंदर डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अभी जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मोस्टली वहाँ होता है जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग कहते हैं कि जो लीव्स होती है वहाँ पर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टिनोस्पोरा, ट्रापा और ऑर्किड ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जड़ों के अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, और इनकी जो जड़ें होती है वो भी फोटोसिंथेसिस करती है। सेकेंड थिंग मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इसके अंदर की जो फोटोसिंथेसिस होता है इसकी डिस्कवरी की बात करें, खोज की बात करें, तो इसकी खोज की थी स्टीफन हेल्स ने। किसने की थी इसकी खोज? स्टीफन हेल्स ने इसकी खोज की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर पहला पैराग्राफ अपना कंप्लीट कवर हो चुका है, और उस पैराग्राफ से भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर जान ली है। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग नोट्स भी कवर कर लेंगे और अपनी NCERT की हर एक लाइन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपनी NCERT की साइड। ओके, तो अब हम लोग NCERT की फर्स्ट पैरा की रीडिंग लगाने वाले हैं। ध्यान देखना, सभी प्राणी यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि हम लोग खुद तो फूड का फॉर्मेशन करते नहीं है, हमारे अंदर तो क्लोरोफिल होता नहीं है, तो हम कंप्लीटली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये सारी बात इस चैप्टर के अंदर करेंगे। वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं, यानी कि सिंथेसाइज करते हैं। करने का मतलब है खुद बनाते हैं, तथा अन्य सभी जीव यानी जैसे हम हो गए अपनी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। यानी जितने भी जीव होते हैं, जितने एनिमल्स होते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। हरे प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तथा यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, इसको अंडरलाइन कर लेना, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है।
जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी कि सनलाइट की यहाँ पर आवश्यकता होती है। कार्बनिक यौगिक का मतलब ग्लूकोज की बात करें, जो कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज होता है प्लांट्स के अंदर। कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। प्रकाश संश्लेषण होने के महत्वपूर्ण दो कारण है। कौन कौन सा? पहला कारण तो यह है कि पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जो जितने भी एनिमल होते हैं वो फिर इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी बात करें तो इसके द्वारा आपको पता है वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही पर्यावरण के अंदर, वातावरण के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन ये छोड़ता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? अरे भैया बहुत बुरा हाल हो जाएगा, आपको पता है हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस अध्याय के अंदर प्रकाश संश्लेषण, ये सारी बातें जो होगी वो हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें एक्चुअली होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, उसको हम लोग केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ध्यान से समझना हम क्या जानते हैं। आइए पहले यह पता करें कि प्रकाश संश्लेषण के विषय में हम लोग जानते क्या क्या है। यानी कि जो हमने पिछली कक्षाओं के अंदर जो नॉर्मली हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, वो तो सिर्फ रॉ मटेरियल था। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोसेस होती कैसे है, कहाँ पर होती है, वो सारी डिटेल्स स्टडी हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो लोअर क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर H2O वाटर की भी आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इतनी जो रॉ मटेरियल होता है उनकी ये आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करें इनके एक्सपेरिमेंट के, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनकी हम लोग बात करेंगे। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ध्यान से समझना, यानी वेरीगेट पत्तियों तथा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो। समझना, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली है क्या, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखना, इसने क्या किया था कि एक लीफ ली, पत्ती ली, ठीक है, एंड उसके आधे पार्ट को इसने कवर कर दिया किसी भी पेपर से, यानी ब्लैक पेपर से इसने कवर कर दिया। कहने का मतलब है यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचना चाहिए, और आधे पार्ट को इसने सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में रखा। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में आधा पार्ट था उसमें तो भोजन का निर्माण हो गया, उसके अंदर तो ग्लूकोज का निर्माण हो गया, ग्लूकोज कन्वर्ट भी हो गया था स्टार्च के अंदर। लेकिन जो हाफ पार्ट था, ना तो इसके अंदर ग्लूकोज का निर्माण हुआ और ना ही ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ स्टार्च के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज ही नहीं बना तो स्टार्च के अंदर कहाँ से कन्वर्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हमको क्या बताता है? तो ये एक्सपेरिमेंट हमको बताता है कि जो पादप होता है उसके लिए लाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो चलिए इसकी हम लोग रीडिंग लगाते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ हल्का सा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाए। ओके, ध्यान से देखना, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताई है। आपने शायद वेरीगेट लीव्स अथवा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो, यानी आधी पत्ती को आपने काले कागज से ढक दिया है, अन्य पत्ती को आपने प्रकाश में रखा है, जिसमें क्या हो रहा है, स्टार्च यानी कि मंड बनाने का प्रयोग को किया होगा। यानी नॉर्मली छोटी क्लासेस के अंदर ये करवाते हैं टीचर्स। तो स्टार्च के लिए उन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में ये संपन्न होती है। तो दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ गई, एक तो सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन से पार्ट में होता है, ग्रीन पार्ट के अंदर ही होता है। तो दो चीज़ें हमको इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चल गई। बोलो, पॉइंट क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। चलिए मैं आपको पहले इस सेकंड एक्सपेरिमेंट यानी दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ से है, तो इसको मैं पहले आप लोगों को ब्लैंक पेज के अंदर समझाता हूँ ताकि आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ पाए। ओके, तो जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था उसका नाम है
वॉन मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, नाम सुना होगा आपने, वॉन मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर उन्होंने लिया। उसने क्या किया कि जो लीफ होती है उसका आधा पार्ट इस कंटेनर के अंदर उन्होंने रखा, आधा पार्ट, ठीक है, ये पत्ती का, ये लीफ का हाफ पार्ट इसने कंटेनर के अंदर रख दिया, यानी बंद कर दिया, सिंपल सी बात है। और इस कंटेनर के अंदर उन्होंने क्या रखा, KOH रख डाला। जैसे अपने NCERT के अंदर लिखा हुआ KOH से भीगी हुई रुई को उन्होंने यहाँ पर रख दिया था। KOH का काम क्या होता है, ये CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है भाई, यानी कि इस कंटेनर के अंदर अब CO2 नहीं है, सिंपल सी बात होगी। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को धूप के अंदर रख दिया। अब धूप के अंदर रखने के कारण क्या हो गया कि जो आउटसाइड के अंदर जो लीफ का बाहर वाला पार्ट होता है वहाँ पर तो इसको CO2 अच्छे से मिल जाएगी और ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है, स्टार्च का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। लेकिन जो लीफ का हाफ पार्ट इस कंटेनर के अंदर है उनके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर हो गया इतना? तो उसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये चीज़ हमको क्या इंडिकेट करती है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग इसके अंदर सीखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ CO2, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर CO2 नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो नहीं हो पाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाया है। अभी हम लोग NCERT की रीडिंग लगाएंगे, ध्यान से देखना। आपने एक अन्य प्रयोग यानी आधी पत्ती से किया होगा, जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग यानी कि आधा भाग तो परख नली के अंदर रखा और उस परख नली के अंदर क्या रखा, KOH से भीगी हुई रुई को रख डाला। अब ये KOH क्या करता है, ये CO2 को अवशोषित कर लेता है, यानी कि अब उस परख नली के अंदर CO2 नहीं है, जबकि जो आधा भाग है यानी जो शेष बचा हुआ भाग होता है वो प्रकाश में रहने दिया। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रख दिया, ठीक है। कुछ समय बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हो। स्टार्च का कौन सा परीक्षण करते हैं हम लोग, आयोडीन टेस्ट करते हैं, याद रखना, आयोडीन टेस्ट, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, स्टार्च का टेस्ट होता है। इस परीक्षण से आपको पता लगा कि पत्ती का वो भाग जो परख नली के अंदर था उसमें तो स्टार्च की पुष्टि नहीं हुई, कहाँ से बनेगी, क्योंकि उसको CO2 नहीं मिला। जो भाग प्रकाश में था उसमें स्टार्च की पुष्टि हुई, यानी कि ये इस बात को सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कितनी ज़्यादा आवश्यक है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि जो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है वो हमको किस चीज़ का इंपॉर्टेंस बता रहा है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की, जिसका नाम है जोसेफ प्रिस्टले। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, डिटेल स्टडी करेंगे इस एक्सपेरिमेंट की भी हम लोग। तो इस एक्सपेरिमेंट का वैसे पूरा नाम होता है बेलजार एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टले, याद रखना, बेलजार एक्सपेरिमेंट है ये जोसेफ प्रिस्टले का। अब देखो इन्होंने किया क्या था, तो वो थोड़ी मैं आपको इस डायग्राम से ही बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ओके, उन्होंने एक बेलजार लिया, फिर क्या किया, इस बेलजार के अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती रख दी और एक माइस यानी कि चूहा रख दिया। अब कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है और चूहा भी मर जाता है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर बेलजार के अंदर उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती रखा, चूहा रखा और साथ में इस पर उन्होंने पुदीने का एक प्लांट रखा, मिंट प्लांट उन्होंने रखा। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को काफ़ी लंबे समय तक होने दिया। फिर उन्होंने देखा कि जलती हुई मोमबत्ती एज इट इज जल रही है, चूहा भी जीवित है और पौधा भी वैसा का वैसा है। तो उन्होंने एक चीज़ उन्होंने कही थी कि जो हवा के अंदर जिस चीज़ की क्षति ये जलती हुई मोमबत्ती और ये चूहा कर रहा था उसकी पूर्ति कौन कर रहा है, अब ये प्लांट कर रहा है, ये पादप कर रहा है। आज तो हम लोगों को पता है उसका नाम ऑक्सीजन है, क्योंकि जलती हुई मोमबत्ती को भी ऑक्सीजन चाहिए और इस चूहे को जीवित रहने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे थे। यानी कहने का मतलब था कि इस हवा के अंदर इस ऑक्सीजन की क्षति यानी कि कमी हो रही थी। अब इसकी पूर्ति कौन कर रहा है, ये पादप कर रहा है। तो इसने सीधा सीधा तो ये नहीं कहा था कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा था कि इस हवा के अंदर कुछ क्षति जो थी वो मोमबत्ती और चूहा कर रहा था, उसकी पूर्ति किसने कर दिया, अब इस मिंट प्लांट ने कर दिया, इस पुदीने के पादप ने उसकी क्षतिपूर्ति
कर दी है। चलिए अब इसकी रीडिंग लगाते हैं। तो जोसेफ प्रिस्टले 1733 से लेकर 1804 के अंदर इनकी लाइफ स्पेन टाइम था और उन्होंने 1770 के अंदर बहुत से प्रयोग किए थे। हालांकि ये जो बेल्जार एक्सपेरिमेंट था ये 1770 में किया था, लेकिन इसके 4 साल बाद उन्होंने बताया कि भैया ये ऑक्सीजन है। उसके बाद पता चला कि इसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जिनसे पता लगा कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। और प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलजार बोलते हैं, तो उन्होंने बेलजार के अंदर मोमबत्ती रखा जलती हुई और वो जल्द ही बुझ जाती है। उसके बाद उन्होंने जीवित चूहा रखा, वो भी मर जाता है दम घुटने से। फिर उन्होंने क्या बोला कि इस अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो या फिर कोई प्राणी हो, वायु से सांस लेते हैं। बहुत बढ़िया, क्या लेते हैं? वायु से सांस लेते हैं और वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। यानी कि कुछ न कुछ चीज़ की वो हवा के अंदर कमी कर रहे हैं। लेकिन जब उसने उसी बेलजार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि यार चूहा भी जीवित रहा और मोमबत्ती जल रही है। और तो इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना दी कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिससे सांस लेने वाले प्राणी या फिर जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। आज हमको पता है कि वो किस चीज़ की क्षतिपूर्ति करते हैं, ऑक्सीजन की, क्योंकि सांस लेने वाले प्राणी भी ऑक्सीजन कम कर रहे हैं वातावरण से और जलती हुई मोमबत्ती भी ऑक्सीजन को कम कर रही थी। इसकी क्षतिपूर्ति कौन कर रहा है? अब ये पुदीने का प्लांट कर रहा है। तो आई होप आपको ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझ में आ गया होगा प्रिस्टले का ये एक्सपेरिमेंट, जिसको बोलते हैं बेलजार एक्सपेरिमेंट, जोसेफ प्रिस्टले। क्लियर है दोस्तों? ओके। नेक्स्ट इस पैरा के अंदर उन्होंने बताया कि भैया आप भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करो, सेटअप करो। ठीक है, छोड़िए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट जो दिया था जॉन इंजनहाउस ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये भी काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था, ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था। इन्होंने क्या किया था, जो प्रिस्टले का सेटअप था उसी को ही उन्होंने वापस से रीयूज किया था। तो उन्होंने किस तरह से सेटअप को किया था आप ध्यान से देखना, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ एक्चुअली। चलिए मैं आपको इस सेटअप को यहीं पर ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। उन्होंने इस प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया एज इट इज। कौन सा एक्सपेरिमेंट? जैसे कि ये एक बेलजार है, ओके, समझ लेना, रो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और इसके अंदर ये पुदीने का प्लांट है, इसके अंदर ये जलती हुई मोमबत्ती है और इसके अंदर ये माउस है। समझना, सारी चीज़ें यानी तीनों चीज़ें इसके अंदर है। उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को एक बार तो दिन में करवाया, डे, और एक बार इन्होंने रात को करवाया यानी कि डार्क के अंदर करवाया। जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिन में करवाया था वो एज इट इज वैसा ही था जैसे जोसेफ प्रिस्टले ने देखा था। यानी कि पुदीने का प्लांट जो था वो भी सही था, जलती मोमबत्ती सही थी, जल रही थी, और चूहा भी जीवित था। लेकिन जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट डार्क के अंदर करवाते हैं या फिर ऐसा बोले रात में करवाते हैं, तो यहाँ पर देखा गया कि जो मोमबत्ती थी वो भी बुझ गई और जो चूहा था वो भी मर गया। तो मोमबत्ती भी बुझ गई यहाँ पर और चूहा भी मर गया। पहला पॉइंट तो इन्होंने ये किया। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट खुद का क्या किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो ब्लैंक पेज के ऊपर ही चलते हैं, देखना। तो इनका सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था जॉन इंजनहाउस का? इन्होंने क्या किया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया जिसको इन्होंने पानी में रखा। एक्वेटिक प्लांट यानी कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ नॉर्मली, ये कोई एक्वेटिक प्लांट है यानी जलीय पादप है, और इस पादप का नाम है, याद रखना, हाइड्रिला। क्या नाम है इसका? हाइड्रिला। याद रखना इस चीज़ को, हाइड्रिला पादप लिया जो कि कैसा है, एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक है, ओके। फिर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जैसे कि आपको पता है एक्वाटिक प्लांट है तो ये पानी में रहेगा, इसमें क्या है, बाकी चीज़ें पानी है, ये क्या है, वाटर है। समझना ध्यान से। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सनलाइट की प्रेजेंस में करवाया। सनलाइट यानी कि इस पादप को कहाँ पे रख दिया, इसने धूप के अंदर रख दिया। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो प्लांट होता है इसमें से छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं, छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं इस लीफ से, ग्रीन पार्ट से, यानी इस प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट है वहाँ से छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो इन्होंने किस चीज़ की इंपॉर्टेंस बताई थी फोटोसिंथेसिस के अंदर? इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई थी लाइट की। किसकी इंपॉर्टेंस बताई थी इन्होंने?
लाइट की इंपॉर्टेंस बताई थी, क्योंकि प्रिस्टे वाला जो प्रयोग था उसमें भी ये निष्कर्ष निकलता है कि लाइट होगी तभी तो वो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, जलती मोमबत्ती जिसकी प्रेजेंस में जल रही है, चूहा भी जीवित रहता है। और यहाँ पर भी जो बबल्स होते हैं वो किसके निकल रहे हैं, ऑक्सीजन के निकल रहे हैं, लेकिन वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ही ये हो रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस चीज़ का इंपॉर्टेंस हम लोगों को बताता है, ये लाइट के बारे में हम लोगों को बताता है। पॉइंट क्लियर हो गया। देखो सिंपल सा है, हाइड्रिला आपको प्लांट याद रखना है जॉन इंजनहाउस के बारे में। तो ध्यान से देखना, जॉन इंजनहाउस ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का प्रयोग किया था और उसने उसे एक बार तो अंधेरे में रखा और फिर उसको सूर्य की रोशनी में रखा। समझते हो चलना, ध्यान से देखना, माइंड में सारी चीज़ें सेट करते हुए चलो। इससे यह पता लगा कि पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को, इंस्टा कर लेना। यानी इसके एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश कितना ज़्यादा अनिवार्य है। यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। इंजनहाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे को यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। प्लांट कौन सा लिया था, याद रखना, हाइड्रिला लिया था। जबकि अंधेरे में रखने से इस पौधे के आसपास किसी भी प्रकार के बुलबुले नहीं निकलते हैं। यानी कि लाइट की इंपॉर्टेंस ये हमको बता रहा है। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी। अतः उसने यह दिखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन छोड़ सकता है। स्टार कर लेना इसको भी। प्लांट का केवल ग्रीन पार्ट, जितना भी ग्रीन पार्ट होता है वही आपको पता है फूड का फॉर्मेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिसका बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। बोलिए पॉइंट क्लियर हो गया इतना? ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करते हैं। ये बात है सन 1854 से। तो सन 1854 के अंदर जूलियस वॉन सेच, ये साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना, जूलियस वॉन सेच ने यह प्रमाण दिया कि पौधा वृद्धि करता है, उसके अंदर सेल डिवीजन होते हैं, सेल की वृद्धि होती है, तब ग्लूकोज यानी शर्करा बनती है। ठीक है, ग्लूकोज प्राय स्टार्च के फॉर्म में संचित होती है। तो इनका जो इंपॉर्टेंस था इस एक्सपेरिमेंट का, उन्होंने क्या बताया कि जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज होना, ग्लूकोज का स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज होना, उसके बाद के अध्ययनों से पता चला कि पौधे का हरा पदार्थ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। यहाँ पर टै है, टै, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो पौधे की कोशिकाओं में विशिष्ट भाग होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसके अंदर ये क्लोरोफिल होता है। तो उसने बताया कि पौधे के केवल हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज होता है। तो जूलियस वॉन सेच जो साइंटिस्ट थे, इनके इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस चीज़ का निष्कर्ष निकलता है, एक तो लोकेशन और दूसरा प्रोडक्ट। लोकेशन यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, केवल क्लोरोफिल के अंदर होता है। ओके, दूसरा लोकेशन पता चल गया। दूसरा बात करते हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च के अंदर, और स्टार्च फॉर्म के अंदर प्लांट के अंदर ये संचित रहता है, स्टोर रहता है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं T.W. एंजलमैन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट था। चलिए मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ ताकि ये पैरा आपको अच्छे से कवर हो जाए। सुनना ध्यान से। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है अपना T.W. एंजलमैन। T.W. एंजलमैन। ओके, इन्होंने क्या किया था, लाइट को पेनिट्रेट करवाया। ये कोई लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक प्रिज्म बनाता हूँ और इन्होंने इस प्रिज्म के द्वारा लाइट को पास आउट करवाया। तो ये एक प्रिज्म हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना इस एक्सपेरिमेंट को, ये प्रिज्म हो गया। ओके, यहाँ पर उन्होंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर उन्होंने एक फिलामेंटस ग्रीन एल्गी रखा। फिलामेंटस ग्रीन एल्गी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी यहाँ पर इन्होंने रखा। ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। ठीक है, इस फिलामेंटस ग्रीन एल्गी यानी कहाँ पर है, ये पूरा पानी के अंदर है। ठीक है, एक्वाटिक होता है, आपको पता है, ये पानी के अंदर है। और साथ ही साथ इस फिलामेंटस ग्रीन एल्गी के अलावा इन्होंने क्या यूज किया, बैक्टीरियाज यूज किए। ठीक है, यहाँ मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, बैक्टीरियाज उन्होंने यूज किए। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये कौन से होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया उन्होंने लिया था। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि इनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सीधी सी बात है, जहां पर ऑक्सीजन होगी वहां पर ये बैक्टीरिया अपने आप कॉलोनी बना लेंगे। ठीक है, और ये क्या है? ये है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी यानी कि फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। और ये क्या? प्रिज्म है, यहाँ से लाइट पास आउट हो रही है। यहाँ पर लाइट जैसे ही आती है तो ये अपने अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ के अंदर ये बट जाती है, जिसके अंदर ध्यान से समझना, जिसके अंदर ऊपर वाली होती है ब्लू, ये ब्लू है, नीचे कौन सी आएगी? रेड, रेड। तो ब्लू और रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वहां पर ये देखा गया कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, ये उस जगह इकट्ठे हो जाते हैं, यहां पर इनकी संख्या देखने को ज़्यादा मिलती है, यहां पर आकर ये इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो ब्लू लाइट जहां पर गिरती है, दूसरी जहां पर रेड लाइट गिरती है, वहां पर ये इकट्ठा हो जाते हैं, यानी उसकी साइड ये आकर्षित हो जाते हैं। अब निकालते हैं इसका कंक्लूजन, निकालते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब समझना इस एक्सपेरिमेंट को, ध्यान से देखना। मोस्टली ये जो ग्रीन एल्गी होता है, इसके अंदर अगर आपने प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ी होगी तो ग्रीन एल्गी के अंदर होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये दो पिगमेंट होते हैं इसके अंदर, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, दो पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, आपको भी पता है। तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए होता है, ये ब्लू और रेड लाइट, ध्यान से सुनना इस चीज को, ये ब्लू एंड रेड लाइट वाली जो वेवलेंथ होती है उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस ज्यादा करता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करता है। यानी कि इस वेवलेंथ की जब लाइट इनके ऊपर पेनिट्रेट होती है, गिरती है क्लोरोफिल ए के ऊपर, तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। और जब फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिससे होता क्या है कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ पर और यहाँ पर ये बैक्टीरिया ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने इस लाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया, एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने दिया था। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था? TW एंजलमैन ने दिया था। ये स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा था, ध्यान से देखना। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर तो एक्शन स्पेक्ट्रम था, तो यहाँ की जो वेवलेंथ थी, मान लो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ज़्यादा होता है? ए के साइड ज़्यादा होता है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एंड ये ब्लू था और ये रेड कलर था। ठीक है, तो ये तो होगी ब्लू लाइट की वेवलेंथ, यहाँ पर तो आएगी ब्लू वाली और यहाँ पर आती है रेड वाली। और ये जब आप देखोगे कि ऑलमोस्ट ये जो क्लोरोफिल ए होता है, ध्यान सुनो इस चीज़ को, यानी हायर प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, उसकी वेवलेंथ को ये मैच करता है। जैसे हम लोग अपनी एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो वहाँ का भी जो ग्राफ होता है, जो स्पेक्ट्रम ग्राफ होता है, वो एक्चुअली ऐसा ही है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो ग्रीन एल्गी है, ये जो ग्रीन एल्गी है उसका नाम भी उन्होंने बताया है, इसका नाम है क्लेडोफोरा। याद रखना क्या नाम है इसका? क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा। कौन सी इन्होंने फिलामेंटस ग्रीन एल्गी का यूज किया था? क्लेडोफोरा का यूज किया था। ये सारी बातें क्लियर होगी ओके। तो चलिए अब अपने एनसीईआरटी को रीड आउट करते हैं। देखना, अब आप TW एंजलमैन द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर ध्यान दें। चले ध्यान देते हैं भैया। उसने क्या किया था? प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग कर लिया। ठीक है, अलग अलग कर लिया, और फिर एक हरे शैवाल जिसका नाम है क्लेडोफोरा, उसको उन्होंने ऑक्सी बैक्टीरिया के साथ निलंबन में रखा। यानी कि जहाँ पर ये क्लेडोफोरा था जिससे पानी के अंदर, उसी के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया भी थे। और उन्होंने बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता करने के लिए किया था। यानी सिंपल सी बात करूं कि जहां पर ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी वहां पर ये ऑक्सी बैक्टीरिया अपना ग्रुप बना लेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। उसने पाया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली लाल और नीले प्रकाश वाले क्षेत्र के अंदर एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है रेड और ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वहाँ
पर फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन भी तो ज़्यादा बनेगी भाई। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम, अंडरलाइन करना इसको, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था? TW एंजलमैन ने दिया था। तो वर्णित किया गया यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल A और B के अवशोषण स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। जैसे मैंने आपको जो स्पेक्ट्रम बना के दिखाया था, चलिए चेक करते हैं, अपनी NCERT के अंदर भी दे रखा था, क्लोरोफिल A और B का एक्शन स्पेक्ट्रम दे रखा है। ये देखिए ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पर, तो क्लोरोफिल A ये नहीं है, क्लोरोफिल A ये है, क्लोरोफिल A, ठीक है, यह है क्लोरोफिल B, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये क्लोरोफिल A है, यहाँ पर देखो ये आएगा ब्लू वाली आएगी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्लू लाइट की वेवलेंथ है, और ये वाली आती है रेड वाली, ये वाली आती है रेड वाली। तो अब बात करते हैं इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके रेट कहाँ पर ज़्यादा होगी। देखो ये जो ब्लैक लाइन वाली होती है ये बता रही है प्रकाश संश्लेषण की दर को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की दर हो रही है, और दूसरा यहाँ पर, कहने का मतलब है जहाँ पर ब्लू लाइट और रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट भी ज़्यादा है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, बाकी चीज़ हम लोग जब आगे पढ़ेंगे इसको तो और अच्छे से समझ लेंगे। बोलो पॉइंट क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की यह मुख्य विशिष्टताओं के बारे में पता लग चुका था, जैसे कि CO2, पानी, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज बनाते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया को अनुभविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब एक चीज़ और ध्यान से समझना, जिसका नाम था कॉर्नेलियस वैन नील। इनका एक्सपेरिमेंट भैया बहुत ही धांसू था, वाकई में। एक्चुअली बताऊं क्यों धांसू था? देखिए, ये ना तो बॉटनी के साइंटिस्ट थे ना कुछ और, ये थे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, यानी सूक्ष्मजीवी विज्ञानी थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ये। उन्होंने क्या किया था, ध्यान से समझना, उन्होंने क्या किया था, देखो, कॉर्नेलियस वैन नील, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया था। क्यों किया था, ध्यान से देखना। उनका अध्ययन बैंगनी यानी पर्पल बैक्टीरिया और हरे बैक्टीरिया पर आधारित है, यानी ये वो बैक्टीरिया है जो H2O की जगह H2S का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक, ऑक्सीकरणीय यौगिक का मतलब, देखो पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की बात करूँ तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, जो किस में कन्वर्ट कर देगा, एक तो बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अपचयित हो जाता है हाइड्रोजन लेकर, और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इसका तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहे हैं। और H2O क्या करता है, हाइड्रोजन दान करता है और क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। तो इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। यानी कि इस लाइन को समझने के लिए आपको ये बात पहले समझनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, यहां पर H2O क्या है, H2O है ऑक्सीकरणीय यौगिक, यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है। तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन दान कर रहा है, और ये हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है, जिसका अपचयन होता है, उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब इस लाइन को समझना, अच्छे से समझना। ऑक्सीकरणीय यौगिक यानी कि H2O की बात कर रहे हैं, H2O से प्राप्त हाइड्रोजन, यानी H2O ने क्या किया, हाइड्रोजन यहाँ पर दान कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यह हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। लाइन समझ में आ गई अच्छे से? ओके। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट था वैन नील का, वो था बैक्टीरिया के ऊपर। तो यहाँ पर H2O की जगह हाइड्रोजन कौन दे रहा है, याद रखना, H2S दे रहा है, H2S देगा। तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चलता है, देखो इन्होंने यहाँ पर H2O नहीं लिया है, यहाँ पर एक कोई भी इंडिकेट इन्होंने यूज किया A, जैसे मान लो, जैसे हम लोग X मान लेते हैं, ठीक है, A। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पर H2O हो जाएगा, सल्फर होगा तो यहाँ पर H2S हो जाएगा। ओके, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीकृत होता है, यानी कि ये हाइड्रोजन दान करता है।
तो H2A यहाँ पर हाइड्रोजन दान करता है और यह हाइड्रोजन किसको देगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है और इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि ये A का A रह जाता है। पॉइंट क्लियर हो इतना, ठीक है। समझना इस चीज़ को। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता है। नॉर्मल सी बात है, प्लांट्स के अंदर तो H2O है, लेकिन यहाँ पर तो इसने बैक्टीरिया ले रखा है। ओके, ऑक्सीकृत होकर क्या देता है, ये ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। हरे पादप के अंदर H2O हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। लेकिन कुछ जीव जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन तो मुक्त नहीं करते, जबकि H2S यानी कि जो ग्रीन जो पर्पल बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, वो H2O की जगह क्या यूज करते हैं, H2S यूज करते हैं। तो ये जो H2S होता है, इनका ऑक्सीकरण होता है H2S का, यानी कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन दान करते हैं और ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अंदर क्या बनाते हैं, जैसे कि सल्फर या फिर सल्फेट का निर्माण करते हैं, ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो इनमें होता नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ से बनेगा, या तो सल्फर ही बनाएंगे या फिर सल्फेट बनाएंगे खुद ऑक्सीकृत होकर। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O से आती है, याद रखना, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इंपॉर्टेंट है, आज तो हमको पता है, लेकिन वहाँ पर जिस टाइम ये बात चल रही थी तो सब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था, ये कंप्लीटली डिसाइड करने के लिए कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो H2O से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो उन्होंने ऑक्सीजन का एक आइसोटोप लिया, ऑक्सीजन 18 O18, ठीक है, ये जो कि रेडियो एक्टिव होता है। फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करवाया और देखा कि जो बनने वाला ऑक्सीजन होता है वो O18 रेडियो एक्टिव ही होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकल के आता है वो कौन सा होता है, याद रखना, H2O वाला होता है। तो यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंप्लीटली ये पता चल गया कि जो निकलने वाली ऑक्सीजन होती है वो पानी से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। बाद में यह बात रेडियो आइसोटोप टेक्निक के द्वारा भी उपयोग से प्रमाणित हो गई थी। इसलिए कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला जो समीकरण है वो ये वाला है, ये वाला है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, बस। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 6CO2 + 12H2O सनलाइट के प्रेजेंस में इन द कहाँ पर होते हैं, क्लोरोफिल के अंदर होता है। क्या बनता है, 6H12O6 + 6H2O + 6O2। यहाँ पर 6H12O6 ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है और जल से निकलने वाले ऑक्सीजन को रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से यह सिद्ध किया जा चुका है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से निकल रही है, फिर जल से ही निकल रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, ये सारे एक्सपेरिमेंट हमने इस वीडियो के द्वारा कवर कर लिए हैं। एक भी एक्सपेरिमेंट आपका अब डाउटफुल नहीं होना चाहिए। सारे एक्सपेरिमेंट्स की बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, ठीक है, जिसमें आपके सारे नोट्स कवर हो जाएंगे, आपके एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इस चैप्टर को, और ऐसे ही पूरा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर अपने नोट्स कवर हो जाएंगे और एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और घर पे रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।